नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज हम बॉलीवुड की उस थाली के मेन्यू का विश्लेषण करेंगे जिसे लेकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री बढ़ चुकी है और तमाम सेलिब्रिटीज के बीच स्टार वॉर चल रहा है। इस थाली में वंशवाद है, ड्रग्स पार्टी, अवार्ड फिक्सिंग है, कास्टिंग काउच है, अंडरवर्ल्ड है। थाली में आइटम इतने ज्यादा हैं कि देखने वाले कंफ्यूज हो गए। ड्रग्स मामले में गहरी जांच का सवाल उठने पर कुछ लोग बॉलीवुड की इसी थाली से इंडस्ट्री की आरती उतारने लगे। सवाल यह है कि ड्रग्स के मुद्दे पर जांच की बात उठाना क्या बॉलीवुड की थाली में छेद करने के बराबर है? थाली में छेद से कौन सा भेद खुल जाएगा? आज आपको देखना चाहिए कि बॉलीवुड की इस थाली को लेकर कितना बड़ा स्टार वॉर शुरू हो चुका है। इसके बाद आपको बौखलाए हुए चीन का गोलियों वाला धारावाहिक दिखाएंगे। एलएसी पर चीन का चरित्र एकदम ढीला है। वो बातचीत के नाटक के पीछे युद्ध वाली हसरतें पाल रहा है। इसलिए चीन पर पिछले 20 दिन में एलएसी पर चीन की तरफ से पिछले 20 दिन में 3 बार फायरिंग हुई है और 100 से 200 राउंड गोलियां चली। इसके साथ ही चीन की सेना में हड़कंप है क्योंकि भारत की तैयारी और रणनीति जबरदस्त है। आज हम आपको बताएंगे कि -50 डिग्री तापमान पर युद्ध की जो तैयारी भारत ने की है वो चीन पर कैसे भारी पड़ेगी। आपको यह भी जानना चाहिए कि कैसे भारत की 3 महीने की तैयारी और संयम के सामने चीन बिल्कुल बेदम हो गया। भारतीय सेना ने एलएसी पर चीन के खिलाफ ऑपरेशन स्नो लेपर्ड चलाया। भारतीय सेना का अंदाज बर्फीले तेंदुए से कम नहीं है। इस ऑपरेशन को आज हम डिकोड करेंगे और साथ ही एक चिंताजनक खबर यह है कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 50 लाख के आंकड़े को पार कर गए। यह बहुत गंभीर स्थिति है। कोरोना संक्रमण का ग्राफ आगे कहां जाएगा और इस पर नियंत्रण कैसे होगा, इसका आज विश्लेषण करेंगे। कोरोना संकट के बीच राहत देने वाली सूचना यह है कि रूस का टीका स्पुतनिक वी नवंबर तक भारत में आ सकता है। भारतीय कंपनी से रूस के टीके की 10 करोड़ डोज बेचने की डील हुई, लेकिन यह राहत तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे पर निर्भर होगी। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो फिर आरती नहीं उतारी जाएगी, लेकिन आजकल बॉलीवुड में उल्टा चल रहा है। जो लोग 4 महीने से सुशांत केस में चुप रहे, रिया के ड्रग्स केस में कुछ नहीं बोले, जिन लोगों की वंशवाद पर बोलती बंद थी, जो लोग अवार्ड फिक्सिंग पर भी नहीं बोलते, उन लोगों को अचानक बॉलीवुड की इमेज की चिंता होने लगी है। जैसे ही जया बच्चन ने बॉलीवुड का बचाव किया, यह डिफेंस लीग एक्टिव हो गई। ये लोग बॉलीवुड की आरती उतारने लगे और बॉलीवुड की थाली को पवित्र बताने लगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस थाली में कितनी गंदगी है और इसके सफाई अभियान का सवाल आखिर क्यों उठा है। जया बच्चन थाली लेकर बॉलीवुड की आरती उतार रही, मानो बॉलीवुड से पवित्र कोई नहीं। इस पर कोई बात नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। इससे इमेज खराब होती है। जो उंगली उठा रहा है वो थाली में छेद कर रहा है। ऐसी थाली को हम छेदना जरूर चाहते हैं, जहाँ पर मेरी युवा पीढ़ी, मेरी इंडस्ट्री के लोग, मेरे देश के बच्चे बर्बाद हो, नशेड़ी बने, तड़प तड़प के मरे, रिहैब सेंटर्स जाना पड़े या तो सुसाइड के लेवल पे चला जाए। तो यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए। हम सबको मिलकर इसको छेदना चाहिए। ये तो सत्य है कि इस देश में युवाओं को ड्रग्स से खतरा है और उस ड्रग्स को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास होने चाहिए, ना कि उसको रोकने का कोशिश होना चाहिए। अगर आपके परिवार के साथ ऐसा होगा ना तो आप नीचे तक जाके तहकीकात करना चाहेंगे। वहां पे बॉम्बे इंडस्ट्री में बहुत खराब तरीके से नए बच्चों को जो बाहर से आते हैं उनको अपने एक ग्रुप बना के उनको वहां पे बिठाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, पिलाए जाते हैं। वो एक क्या बोलो, एक अजीब किस्म का गंदगी है। ये गंदगी है तो फिर थाली साफ क्यों ना हो? क्यों गंदगी पर बात करने से गुस्सा आ जाता है? I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke who is from the industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जया बच्चन जिस थाली की बात कर रही हैं, बॉलीवुड की उस थाली के आइटम देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा क्यों ये लोग इस थाली की सफाई नहीं करना चाहते, क्यों किसी को बोलने नहीं देते। ये बॉलीवुड की वो थाली है जिसमें वंशवाद है। सुशांत इसका शिकार हुए। इसमें अवार्ड फिक्सिंग है। सुशांत इसका भी शिकार हुए। इसमें कास्टिंग काउच है। न जाने कितने युवा इसके शिकार हुए। इसमें अंडरवर्ल्ड है। इसका कनेक्शन कौन नहीं जानता।
इसमें ड्रग्स रैकेट हैं, ड्रग्स पार्टीज। रिया एंड कंपनी इसका सबसे बड़ा सबूत है। और कितने सबूत चाहिए इस थाली की गंदगी को बताने के लिए? एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। जया बच्चन और उन्हें मसीहा मानने वाले भले ही यही थाली लेकर बॉलीवुड की आरती उतारते रहे, लेकिन सच पूरा देश जानता है और सच जानकर चुप नहीं रहा जा सकता। हमारे ज़माने में या हम 90s में ऐसा कुछ नहीं था, केमिकल वर्ल्ड नहीं आया था, या जया जी के टाइम पे, अमित जी के टाइम पे ये अचानक ये केमिकल वर्ल्ड आया और उसको हमने थाली में परोसते हुए देखा, तो हमको ये बोलना ज़रूरी था। और ऐसी थाली को हम छेदना ज़रूर चाहते हैं जहाँ पर मेरी युवा पीढ़ी, मेरी इंडस्ट्री के लोग, मेरे देश के बच्चे बर्बाद हों, नशेड़ी बने, तड़प तड़प के मरें, रिहैब सेंटर्स जाना पड़े या तो सुसाइड के लेवल पे चला जाए। तो यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए, हम सबको मिलकर इसको छेदना चाहिए। इस थाली की जब सफाई होगी तो सीक्रेट बाहर आ जाएंगे। बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, गंदगी बहुत है। सफाई होगी तो फिर कोई सुशांत शिकार नहीं बनेगा। अजीब किस्म का गंदगी है। मैंने अपने आंखों से बहुत सालों से ये सब देखा है। मैं जानती हूँ, मैं किसी ऐसे इन्विटेशंस आते ना, जाओ ना तो डर के मारे भाग के आ जाओगे। लाल लाइट बना के रखे जाते, मैंने ये सब देखा है। ये सच है कि इस तरह से अजीब किस्म का ग्रुप चलता है वहाँ पे। वहाँ अलग अलग पीयर प्रेशर में डाल के सब किया जाता है। जो बाहर से जाते हैं उनका परिवार के लोग वहाँ नहीं रहते, तो वो उन लोगों को, उनमें से कुछ लोगों को भाग के चले आना पड़ता है। उन लोग वहाँ से कुछ लोगों को फंस जाने पड़ते हैं, कहीं जिंदगी गंवा देते हैं, कहीं कुछ ऐसा होता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ है वो सच्चाई तो निकलेगा, बहुत बहुत गलत किया है। अगर सुशांत सिंह राजपूत कोई बड़े घर का बेटा होता ना, तो सबको शायद एक बार नींद से जाग के उठ के बोलते, लेकिन अभी तो सबको ही। ठीक यही बात कल कंगना ने जया बच्चन से पूछी थी कि आखिर सुशांत और कंगना की जगह पर जया बच्चन के घर का कोई होता तो क्या तब भी वो ऐसी ही बातें करती? थाली वाली बात आज कंगना ने जया बच्चन को फिर सुनाई, इस बार और तीखापन था। कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति, नारी प्रधान फिल्मों ने सजाई। ये मेरी थाली है जया जी, आपकी नहीं। जया बच्चन को खुलकर सपोर्ट खास तौर पर उन्हीं लोगों का मिल रहा है जो बॉलीवुड की इस स्पेशल डिफेंस लीग का पहले दिन से हिस्सा हैं। इस लड़ाई में शिवसेना को नया मौका मिला है कंगना से बदला निकालने का। इसीलिए उसके मुखपत्र सामना में जया बच्चन की खूब तारीफ की गई और कंगना का नाम लिए बिना खूब कोसा गया कि जिन लोगों ने बॉलीवुड में नाम और पैसा कमाया वही लोग उसे गटर बता रहे हैं। संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। रवि किशन ने संसद में बॉलीवुड के नशे पर बात की थी। जया बच्चन ने इसे थाली में छेद करना कहा, लेकिन रवि किशन फिर बोले कि जिस थाली से लोग बर्बाद हो रहे हो, नशे का शिकार हो रहे हो, तड़प तड़प कर मर रहे हो, उस थाली में छेद करना ही चाहिए। कंगना रनौत ने कहा कि उनके जैसे कलाकारों की अपनी अलग थाली है। जया बच्चन और फिल्म इंडस्ट्री ने कंगना जैसे कलाकारों को ऐसी थाली दी थी जिसमें सम्मान नहीं था। एक रोल पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता था। इस बीच बॉलीवुड का बचाव करने के लिए आज उर्मिला मातोंडकर भी उतरी और उन्होंने कंगना के संस्कारों पर ही सवाल उठा दिया। नशा फूक कर है बढ़ी, किसकी अब तक शान, बॉलीवुड का हित यही, समझो ध्यान लगाए, सभी नशे से मुक्त हो, ऐसा हो उपाय भैया। वीर शिवा की भूमि पर, वीर शिवा की भूमि पर बंद करो ये पाप, मर्यादा का जन्म हो तभी मिटेगा ताप। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई ड्रग्स का शिकार है, या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई इंसान 12-14 घंटे जो सेट पर काम करते हैं घर, उसके घर वाले बीवी बच्चे उसके पास ये देखकर समझे कि क्या ये भी ड्रग्स करके आया है? ये तो एक बहुत ज्यादती हुई है बॉलीवुड के लोगों के साथ। मुझे नहीं लगता कि इसी तरह की बातें 1-2-4 लोगों के चलते सब इंडस्ट्री के ऊपर बात करना सही रहता है। बहुत सुंदर इंडस्ट्री, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जया जी ने मेरा व्यक्तित्व सुना ही नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस इंडस्ट्री को बचाना है। ये इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती है, पूरे देश को, विश्व को एंटरटेनमेंट जाता है यहाँ से। बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज लोग हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में।
हम सब लोगों की जिंदगी का हिस्सा है सिनेमा इंडस्ट्री। हम लोगों को आनंद देती है, हम लोगों को उनको ध्वस्त नहीं करना है। सारे लोग नशेड़ी नहीं हैं, कुछ मछलियां जरूर गंदी हैं। कौन इजीली अवेलेबल करवा रहा है, जो कि हमारे यहाँ पर अपराध है। ड्रग्स बहुत बड़ा आपराधिक एक जुर्म है। सलाखों के पीछे आप 20 साल से ज्यादा जा सकते हैं, एक कड़ी सजा है उसकी। कैसे अवेलेबल करवा रहे हैं और हमारे बच्चों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीजों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये जो गलत फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक तरह का एक चित्र सामने लाया जा रहा है कि सब लोग ड्रग्स लेते हैं, एक ये ड्रग एडिक्ट से भरी हुई माफिया, ड्रग माफिया वगैरह वगैरह जैसे वर्ड्स जब सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इसकी तकलीफ होगी। और ऐसी थाली को हम छेदना जरूर चाहते हैं जहाँ पर मेरी युवा पीढ़ी, मेरी इंडस्ट्री के लोग, मेरे देश के बच्चे बर्बाद हो, नशेड़ी बने, तड़प तड़प के मरें, रिहैब सेंटर्स जाना पड़े या तो सुसाइड के लेवल पे चला जाए। तो यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए। हम सबको मिलकर इसको छेदना चाहिए। और ऐसे लोग जो चंद गंदी मछलियां हैं जो पूरे तालाब को खराब कर रही है। जया बच्चन जी के बारे में कंगना ने बात की है। बहुत दुख की बात है कि उनके बारे में उन्होंने इस लहजे से, इस अंदाज में बात की है। वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है और सबसे पहले तो वो इस देश की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड अदाकारा होने के बावजूद, अपार्ट फ्रॉम दैट, वो एक सीनियर लेडी है फिल्म इंडस्ट्री की। और मुझे लगता है किसी भी जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उसके अंदर के किसी सीनियर कलीग के बारे में इस लहजे से बात करना, मुझे लगता है बाकी सब छोड़ दीजिए, मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के साथ नहीं जाता। बॉलीवुड के बचाव में एक एक करके स्टार्स उतर रहे हैं। सबकी चुप्पी अचानक टूट गई। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कल तक साइलेंट थे, लेकिन ड्रग्स से जुड़े खुलासों के बाद बॉलीवुड के प्रवक्ता बन गए और इमेज मैनेजमेंट में जुट गए। बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स रैकेट बेनकाब हो रहा है तो इसमें कुछ बुरा नहीं, लेकिन कई सितारों को इसमें बॉलीवुड की बदनामी भी दिख रही है। इस पूरे मुद्दे पर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने क्या कहा, यह भी सुनिए। पहली बात तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, जहाँ पे आप लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको उन्होंने इतना बड़ा स्टार बनाया है, ये इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। तो उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है इस समय, आई थिंक मेरे को बिल्कुल वो गलत लगता है। ये किसने कहा कि अब डार्कर साइड सामने आ रही है? अरे आप अगर बॉलीवुड का रिकॉर्ड देखें तो फिल्म इंडस्ट्री के कितने कलाकार और कितने लोगों की कितनी क्राइम्स एंड ऐसे केसेस जो सामने आए हैं, कितने सेंटेंस सर्व भी किया है जेल के अंदर। तो कोई नई बात नहीं है। गलत और सही लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं, जिस तरह से बॉलीवुड में है। तो उसके अंदर ये कहना तो गलत होगा ना कि पूरी की पूरी बॉलीवुड ड्रग्स करने लग गई है। अगर आपके कुछ लोग खराब है, वो तो हर इंडस्ट्री में होते हैं ना। बात यह है कि जो लोग बोल रहे हैं वो उन लोगों को बड़ा स्टार मानना नहीं चाह रहा, और जिनको बड़ा स्टार मानना चाहते हैं वो लोग बोल नहीं रहे हैं। तो अब मैं उनका तो जिम्मा ले नहीं सकती हूँ कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। मेरे लिए जया मैम एक बहुत बड़ी स्टार है और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके हमारी इंडस्ट्री को डिफेंड किया है। आई थिंक वो बहुत बड़ा मोमेंट था। उनकी स्पीच देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ट्वीट किया। अब बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं उसके लिए तो हमें लगता है कि अलग से एजेंसी बिठा देनी चाहिए कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। आज हेमा मालिनी से भी पूछा गया कि वो रवि किशन और कंगना के साथ हैं या फिर जया बच्चन और उनके समर्थकों के साथ। हेमा मालिनी ने इस सवाल पर खुलकर तो बात नहीं की, लेकिन ये जरूर मानती हैं कि ड्रग सिस्टम का सफाया होना चाहिए और बॉलीवुड को भी बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। हेमा मालिनी से आज तक ने एक्सक्लूसिव बात की। हेमा जी, कुछ चीजें सामने आई हैं और रवि किशन जी ने भी यही कहा कि पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में ड्रग का प्रचलन बढ़ा है। इवन जो फिल्म स्टार्स पार्टियां करते हैं उसमें भी ड्रग्स सप्लाई की जाती है, ड्रग्स सर्व की जाती है। जबकि जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, शर्म की बात है। तो आप जया बच्चन की बात से इत्तेफाक रखते हैं, रवि किशन की बात से इत्तेफाक रखती हैं? दोनों में कौन सही है? अभी मैं आई एम नॉट ए जज और एनीवन टू से कि कौन सही है कौन गलत है। दोनों का इरादा यही था कि ये हमारे बॉलीवुड का बदनाम ना हो। अगर ये ड्रग का जो हो रहा है, जो हर जगह हो रहा है, हर जगह होने की वजह से उसका असर डेफिनेटली बॉलीवुड में भी जो पड़ा हुआ है उसको हटाना चाहिए, निकालना चाहिए। उसको जल्द से जल्द जो
it is not the entire Bollywood is bad. Entire Bollywood is such a beautiful, it's an art and culture का एक industry है. इतने लोगों को वो job देता है. How many people are living on this Bollywood? ऐसा industry कहाँ है और कहीं है नहीं. इतने such a beautiful, glamorous and a very beautiful, dignified industry है ये. वो अभी आजकल जो drug जो system जो चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो आया हुआ है उसको हटाना बहुत जरूरी है. मैं सरकार से भी यही प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द इन सब चीजों को ठीक कर दिया जाए. दैट इज ऑल आई हैव टू से. मुझे और ज्यादा कुछ बोलना नहीं, लेकिन बॉलीवुड को बदनाम मत करो. जी हेमा जी, आप करीब 50 साल से इस इंडस्ट्री में हैं. क्या आपके जमाने से ये ड्रग चलता था या अभी कुछ सालों से प्रचलन बढ़ा है बॉलीवुड के अंदर? कभी हमने कभी सुना ही नहीं ड्रग के बारे में. ड्रग के विषय में कोई जानता भी नहीं है. हम लोग इतना हार्ड वर्किंग पीपल, वी आर ऑल वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. 2-2, 3-3 पेज का डायलॉग दिया जाता है तो हम लोग 1 सेकंड में उसको याद करके बोलते हैं. अगर आप ड्रग करते हैं तो इज इट पॉसिबल टू डू ऑल दिस थिंग? ये कर सकते हैं? अपने आप को खूबसूरत दिखाना है तो क्या ड्रग हो या इवन ड्रिंक्स करो तो कर सकते हैं. वी ऑल हैव ए वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड ए प्रॉपर लाइफ. प्रॉपर एक्सरसाइज करो एंड योगा करो, and then only you can look good. You see the artist on the screen, they are looking beautiful. So many girls are looking so pretty. How they are looking? If they take drug, do you think they can look nice? Impossible. The drug जो टेस्ट करना चाहते हैं, जो ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई करने के बाद उसकी आगे की जिंदगी क्या है? कुछ नहीं है, बर्बाद है. और अब बॉलीवुड से थोड़ा दूर चलते हैं और देखते हैं कि LAC पर क्या चल रहा है. आखिर चीन चाहता क्या है? जिनपिंग की सेना और उनके मंत्री जितनी मर्जी बातें कर लें, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भारत से युद्ध की इच्छा पाल रहा है. और अब हम चीन की इसी युद्ध वाली चाहत को बेनकाब करेंगे. आपको याद होगा 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने पेंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था. हम अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए चीनी सेना ने कई दफे फायरिंग की. भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक 29 अगस्त की घटना के बाद चीन ने अगले 4 दिन में 2 बार फिर घुसपैठ की कोशिश की और LAC पर 3 बार फायरिंग की. चीन के दिमाग में युद्ध के इरादे घूम रहे हैं. इसलिए जब मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को युद्ध की हरकतों से बाज आने की सलाह दी, तो यह सलाह चीन को इतनी बुरी लग गई कि उसने युद्ध वाली भाषा बोलनी शुरू कर दी. हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है. संसद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर स्ट्राइक क्या की, चीनी सरकार को तेज मिर्ची लग गई. राजनाथ सिंह के बयान पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पहले भारत ने द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया. भारत ने अवैध तरीके से सीमा पार कर उकसाया, सीमा क्षेत्र में यथास्थिति को एक तरफा कार्रवाई करते हुए बदला और चीनी सैनिकों को धमकाने के लिए गोलियां चलाई. मतलब इसे कहते हैं चोरी और सीनाजोरी, जिसका अब खुलासा हो चुका है. 29 अगस्त की घटना के बाद LAC पर 3 बार गोलियां चली हैं. पहली बार 29 से 31 अगस्त के बीच पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर, दूसरी बार 7 सितंबर को मुखपारी हाइट्स इलाके में और तीसरी बार 8 सितंबर को पेंगोंग झील के उत्तरी छोर पर. पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी छोर पर दोनों तरफ से 100 से 200 राउंड हवाई फायर हुए थे, जो चीन की ही बौखलाहट का नतीजा थे. क्योंकि 29 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने जिस तरह से चीनी सैनिकों को खदेड़ा था, चीनी सेना उसका बदला लेना चाहती थी. लेकिन भारतीय सेना तब तक LAC की ऊंची चोटियों पर कब्जा करके बैठ चुकी थी, जिसकी वजह से चीनी सैनिकों को LAC पर कोई भी हरकत करना मुश्किल हो गया. जिसके बाद चीन ने कई इलाकों में सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी. एक दूसरे के सैनिकों को रोकने के लिए दोनों तरफ से हवा में गोलियां चलाई गई थी. हालांकि 7 और 8 सितंबर की घटनाओं पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन ये घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि LAC पर भारतीय सेना की मजबूत पोजीशन से चीनी सेना के हौसले पस्त हो चुके थे. इसलिए जब 10 सितंबर को मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई तो चीन ढीला पड़ गया. मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से
4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी इन डेप्थ डिस्कशन भी हुई। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती और उनका एग्रेसिव बिहेवियर और यूनिलैटरल स्टेटस को बदलने की कोशिश से रिलेटेड था। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। वहीं हमने अध्यक्ष महोदय यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। चीन भारत पर समझौता तोड़ने के आरोप लगा रहा है, लेकिन वो खुद ही है जो भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है। फिर चाहे वो LAC पर लगातार फायरिंग की घटनाएं हों, भारतीय जमीन पर अतिक्रमण की कोशिशें हों या LAC पर सैन्य अभ्यास के प्रोपेगेंडा वीडियोज, चीन के एक्शन उसकी जबान का साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच में तनाव काफी बड़ा हुआ जा रहा है और आपस में फायरिंग के भी इंसिडेंट आए हैं। जिस प्रकार से देखने में आया 29 अगस्त को, 31 अगस्त को, 7 सितंबर को, 8 सितंबर को फायरिंग हुई है भारत और चीन के बीच में। मगर भारत पूरी तरीके से तैयार है। साउथ पैंगोंग में भारत ने पूरा अपना कब्जा ले लिया है। जब से भारतीय सेना ने LAC पर युद्ध के लिए मोर्चाबंदी की है, तब से चीन को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अब करे तो क्या करे, कहे तो क्या कहे। शायद इसीलिए अब दोनों देशों के बीच होने वाली आर्मी अफसरों की बातचीत भी टाल दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वैसे चीन की बातों से लगता नहीं है कि वो LAC पर शांति चाहता है, इसलिए वो बार बार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। चीन को लगता है कि सर्दियों में अगर वो युद्ध छेड़ेगा तो भारतीय सेना कमजोर साबित होगी, लेकिन यही सोच चीन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि भारतीय सेना ने लद्दाख में LAC पर मोर्चा संभाल लिया है और सर्दियों में चीनी सेना के मंसूबों को जलाने की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। भारतीय सेना के साथ साथ आज तक की टीमें भी लद्दाख में LAC पर तैनात हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सेना की हर गतिविधि को कवर कर रही हैं। अब हम आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, उसमें भारतीय सेना की तैयारियों के शोले हैं। हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हम इस समय हैं एक ITBP की पेट्रोल पार्टी के साथ जो एक्सरसाइज कर रही है। हमारे जवानों का यह संकल्प सराहनीय है कि दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी तथा तापमान 0 से नीचे है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचिन, कारगिल और आदि ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं। अगर चीन की तरफ से कोई हरकत हो, कोई हिमाकत हो, तैयारी की इंतहा यहाँ पर की जा रही है। आसमान में उड़ान भरते भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स, पहाड़ों पर धूल उड़ाते आगे बढ़ते हुए टैंकों की और पहाड़ों की चोटियों पर तोपों की गड़गड़ाहट। अगर चीन नहीं माना तो अब की बार सर्दियों में LAC पर वो भारतीय सेना के रियल एक्शन भी झेलेगी। हमारे पीछे है बोफोर्स गन। यहाँ पर इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना इंश्योर कर रही है कि उसके सारे गन सिस्टम्स पूरी तरह से तैयार हों। बोफोर्स गन का भी ऐसे ही एक रिपेयर चल रहा है। रिपेयर्स चलने के बाद ये सारी गन सिस्टम्स जो हैं फॉरवर्ड एरियाज में ले जाए जा रहे हैं। बोफोर्स ने कारगिल की लड़ाई में 1999 में भी एक बहुत अहम रोल निभाया था और फिर से अगर इस तरह की तनातनी चलती रही तो बोफोर्स जैसी गन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है भारतीय सेना के लिए। चीन की नादानी की इंतहा देखिए कि उसे लगता है कि भारतीय सेना सर्दियों में युद्ध नहीं लड़ पाएगी। चीन की यही नादानी उसे भारी पड़ जाएगी, क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर में भारतीय सेना का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। चाहे 20,000 फीट ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर देश की हिफाजत करनी हो, चाहे -50 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती ठंड से मुकाबला, चाहे बर्फीली हवाओं में डट कर खड़े रहना हो, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात भारतीय सैनिकों के युद्ध कौशल का कोई सानी नहीं है। और अब सियाचिन में तैनाती का अनुभव रखने वाले भारतीय सेना के जवान भी लद्दाख में LAC पर चीन को अपना युद्ध कौशल दिखाने के लिए तैयार हैं। सेना की इसी तैयारी को दिखाने के लिए आज तक भी LAC पर तैनात है। हम इस समय हैं एक ITBP की पेट्रोल पार्टी के साथ जो एक्सरसाइज कर रही है एग्जैक्टली
उस सिचुएशन के लिए जो इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कैसे ये जवान एक माउंटेन टॉप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यही हालात इस वक्त बने हुए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां भारतीय और चीनी सेनाएं आमने सामने हैं। इसी तरह के रिज लाइन्स हैं, इसी तरह के माउंटेन टॉप्स हैं जिनको भारतीय सेना कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर भारतीय सेना का कब्जा बन गया है और चीनी सेना उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। अगर चीन को लगता है कि वो सर्दियों में युद्ध लड़कर भारत से जीत जाएगा, तो वो अपना ये शौक भी पूरा कर ले। लेकिन एक बार जरा भारतीय सेना की तैयारियों को भी देख ले। सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, अगर चीन 14 महीने तक भी लद्दाख की चोटियों पर युद्ध लड़ता रहा, तो भारतीय सेना के पास ना तो रसद की कोई कमी है, न गोला बारूद की। हम लद्दाख में फॉरवर्ड लोकेशन में हैं, जहां पर अभी ये सामान एयर ड्रॉप किया गया है। सबसे अहम ये देखिए आर्कटिक टेंट्स, ये स्पेशल टेंट्स हैं जो सैनिकों के लिए पहुंचाए जा रहे हैं फॉरवर्ड लोकेशंस में, क्योंकि देखिए सर्दी आ रही है और इस सर्दी में बहुत ज़रूरी है कि भारतीय सैनिकों के पास वो सारी ज़रूरत की चीज़ें हों जो उनको सस्टेन करने में हेल्प करे। केरोसिन हीटर्स फिर से बहुत ही अहम, जिस तरह का सर्दी का माहौल बन रहा है, स्पेशल क्लोथिंग दी जाती है ट्रूप्स को जो डिप्लॉयड हैं फॉरवर्ड एरियाज में। जहां जहां तनाव चल रहा है वो इलाके 15,000 फीट के ऊपर हैं। ये डिपो लद्दाख क्षेत्र का सबसे बड़ा आयुध डिपो है। यहाँ पे हम स्पेशल क्लोथिंग, टेंटेज, हीटिंग अप्लायंसेस, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट और सुरक्षा उपकरण आदि हमारे जो ट्रूप्स फॉरवर्ड में तैनात हैं उन्हें इशू करते हैं। भारतीय सेना लद्दाख में लंबी तैनाती के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। 35,000 से ज्यादा सैनिक, तोप, गोला बारूद, भोजन, टैंक, कपड़े। लेकिन युद्ध लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है सैनिकों के लिए साफ पानी की व्यवस्था, और अब इसका इंतजाम भी हो चुका है। हजारों की संख्या में भारतीय सेना इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात है और चीन के साथ साथ एक बड़ी चुनौती है सिपाहियों के लिए पानी मुहैया कराना। और इसमें डॉक्टर रितेश आर्या लगे हुए हैं, एक प्रसिद्ध जियोलॉजिस्ट है, भारतीय सेना के साथ इस समय लगे हुए हैं धरती से पानी निकालने का प्रयास करने में। अभी दौलत बेग ओल्डी से लौट कर आए हैं। जी, अभी हमारे को हमने रेकी किया, इनिशियल रेकी किया दौलत बेग ओल्डी में, तो बहुत मेरे को पॉजिटिव वहाँ पे सिग्नल्स नजर आए हैं। कुछ वहाँ पे पहले इनिशियल डिफिकल्टीज काफी हुई हैं ड्रिलिंग में, लेकिन अब जो हमने रेकी किया उसमें हमारे को बहुत पॉजिटिव वो मिला है। तो क्या दौलत बेग ओल्डी में जमीन के नीचे पानी है, डेप्सैंग में पानी है हमारी सेना के लिए? जी बिल्कुल, हमारी सेना के लिए जितना भी पानी मुहैया हो सकता है वो करेंगे वहाँ पे। और अभी एक साइड पे तो सक्सेसफुल हो गए हैं वहाँ पे, और बाकी में भी जितना भी हमारी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, आने वाले टाइम में हम वहाँ पे सक्सेसफुली उनको पानी देने में कामयाब रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, कई लोग ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर तो पहाड़ है, ग्लेशियर है, बर्फ पिघला के आप पानी ले सकते हैं, शोक नदी है, गलवान नदी है, चिपचाप नदी है, तो जमीन के नीचे से पानी निकालने की जरूरत? देखिए, जो जितनी भी आपने ये सरफेस वाटर रिसोर्सेज बोल रहे हैं, नदियाँ, ये सारी की सारी गर्मियों में तो सारा सिल्ट आ जाता है इसमें ग्लेशियर मेल्ट के कारण, और सर्दियों में फ्रीज हो जाती है। अब चीन तय कर ले कि वो भारत से युद्ध चाहता है या फिर शांति से मान जाता है। वैसे अब चीन से शांति की उम्मीद रखना बेकार है। इसीलिए इस सर्दी में जब तापमान नीचे गिर जाएगा तो लद्दाख के इन पहाड़ों पर गर्मा गर्मी बढ़ जाएगी। और आज तक की टीमें अभी की तरह तब भी चीन की इस हरकत और भारतीय सेना के हर एक्शन की रिपोर्ट दिखाने के लिए LAC पर तैनात रहेगी। वो आसमानी सरहदों की इसी तरीके से सुरक्षा कर रहे हैं। मिराज 2000 Su-30 सब लगातार सॉर्टीज यहाँ पर कर रहे हैं। भारत के टैंक T-90 बनाम चीन के हल्के टैंक, पलड़ा यहाँ भारत का भाई। भारतीय सैनिकों का जोश और जज्बा बरकरार है। जिस तरह से स्थिति बनी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यही सैनिक कुछ दिनों बाद सामना करेंगे चीनियों का। यह रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि चीन को सबक सिखाने के लिए अब भारतीय सेना पूरी तरह से एक्शन के मोड में आ चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारतीय सेना ने LAC पर चीन के खिलाफ ऐसा कौन सा ऑपरेशन चलाया है कि चीन चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा। उस ऑपरेशन का नाम है
ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड का मतलब होता है बर्फीले तेंदुए, जिनकी सबसे बड़ी खासियत होती है दुर्गम स्थान और कठिन परिस्थिति में भी संयम और तेजी से शिकार पर अचूक निशाना लगाना। जिस तरह भारतीय सेना ने एलएसी पर चीनी सेना को अपने चक्रव्यूह में फंसाया है, उसका अंदाज किसी बर्फीले तेंदुए से कम नहीं है। हम आपको एलएसी पर भारतीय सेना के इसी ऑपरेशन स्नो लेपर्ड की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। इसमें शत्रु पर विजय पाने का मंत्र है। जब चीन भारत से युद्ध की इच्छा पूरी करने के लिए सर्दियां आने का इंतजार कर रहा था, तब भारतीय सेना लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रही थी। जब चीन लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सैनिकों के साथ झड़प की साजिशें रच रहा था, तब भारतीय सेना एलएसी की ऊंची चोटियों पर कब्जा मजबूत कर चुकी थी। एलएसी पर चीन की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन चलाया, उसका नाम है ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। भारतीय सेना का टॉप सीक्रेट ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, जिसमें भारतीय सेना ने चीन को उसी के खेल में मात दी। चीन की शह और भारत की मात, इसकी प्लानिंग महीनों तक चली। एलएसी पर ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग कर रही आज तक की टीमों को सेना के सूत्रों ने ऑपरेशन लेपर्ड की पूरी डिटेल्स बताई है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत एलएसी के पास रणनीतिक तौर पर मजबूत पहाड़ियों की पहचान की गई, जैसे कि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप। इस ऑपरेशन के लिए ऐसी टीम तैयार की गई जिनके पास ऊंची पहाड़ियों पर लंबी तैनाती और युद्ध का अनुभव है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की टीमों को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर कब्जा करने का टास्क दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिण और उत्तरी इलाकों में ऊंची पोजीशंस पर कब्जा जमाया। साथ ही एलएसी की उन महत्वपूर्ण जगहों पर भी अपनी तैनाती बढ़ा दी, जहां से चीनी सेना की पोजीशन और पेट्रोलिंग साइट्स पर सीधी नजर रखी जा सके। सेना मुख्यालय में जनरल एमएम नरवणे, आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड जनरल वाईके जोशी, कोर कमांडर, डिवीजन कमांडर, यहां तक कि जो कंपनी कमांडर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रिजांगला, रिचिनला, पंप, पेंगोंगसो के उत्तर में जो चौकियों पर भारतीय सेना के जवान, स्पेशल फोर्सेस की टीम्स तैनात हैं, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो तैनात हैं, वो सभी एक पटल पर थे। कैसे? सेना ने पहले प्रतीक्षा की महीनों तक कि चीन की सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करे और अपने क्षेत्र में लौट जाए और अप्रैल की जो स्थिति थी वो एक बार फिर बरकरार हो। लेकिन अगस्त तक साफ हो गया था कि चीन की सेना वापस नहीं जाएगी, तो चीन को उसी के शह में मात देने की आवश्यकता थी और भारतीय सेना ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को अंजाम दिया, जिसमें भारतीय सेना न केवल पेंगोंगसो झील के दक्षिण और उत्तर में बल्कि कुछ और क्षेत्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर उसने अपना वर्चस्व स्थापित किया है, उनको अपने नियंत्रण में लिया है, जहां अब ऊंचाइयों पर बहुत इफेक्टिवली मौजूद है। न केवल सिपाही उन चोटियों पर है, बल्कि उन तक लगातार रसद सामग्री पहुंचाना, हथियार, गोला बारूद सब पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, सप्लाई चेन बना ली गई है और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का हिस्सा भारतीय वायुसेना भी है। भारतीय सेना ने अपना ये ऑपरेशन लेपर्ड अगस्त के महीने में ही शुरू कर दिया था। ऑपरेशन लेपर्ड की कामयाबी इसी बात पर टिकी थी कि चीनी सेना को इसकी जरा भी भनक ना लगे, और हुआ भी ऐसा ही। एलएसी पर लाइट कैमरा एक्शन में मशगूल चीनी सेना को पता ही नहीं चला और भारत ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के जरिए उसके लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा कि जब चीनी सैनिकों ने 29 अगस्त की रात भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, तो उसे भारतीय सैनिकों को देखकर वापस पीछे भागना पड़ा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो 29 अगस्त को प्रिएम्प्टिव ऑपरेशन किए थे, ये अपने ही किस्म में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे। इसके अंदर में किस तेजी से, किस प्लानिंग के साथ में, और देखिए ये चुनौती थी कि जिस प्रकार से पीएलए है और चाइना है, उनके ऊपर में कोई ट्रस्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात थी ये कि किस स्पीड से किया जाए, किस टाइम से किया जाए और किस मुस्तैदी से किया जाए। एलएसी पर भारतीय सेना के ऑपरेशन लेपर्ड का हिस्सा भारतीय वायुसेना भी बनी। इसके तहत एलएसी पर चोटियों पर कब्जा करने वाली सैन्य टीमों की सुरक्षा के लिए फाइटर जेट्स लगातार पेट्रोलिंग करते रहे और अब एलएसी पर भारतीय सेना
चीन से युद्ध की तैयारियों में जुटी है। वो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का पार्ट 2 है, जिसने एलएसी पर भारत से युद्ध लड़ने के इच्छुक चीन का खेल बिगाड़ दिया है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या यही वजह है कि चीन के कोर कमांडर जनरल लिन लियू बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि अब क्या करें आगे? क्या चीन अब इस युद्ध को और आगे बढ़ाएगा या फिर चीन शांति की तरफ जाएगा? ये स्थिति अब अगले 2 महीनों में काफी हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ है, भारतीय सेना का टॉप सीक्रेट ऑपरेशन स्नो लेपर्ड सफल रहा है, लेकिन शांति आएगी या युद्ध होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, लद्दाख, आज तक। तो कोरोना का रुख की खबर का रुख करते हैं, जिसके मामलों में भारत ने परेशान करने वाली ऊंचाई छू ली है। भारत का कोरोना ग्राफ 50 लाख के आंकड़े के पार चला गया। भारत में 50,20,359 सक्रिय मामले हैं, उनमें 20% से ज्यादा अकेले महाराष्ट्र हैं। कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा 82,066 तक पहुंच चुका है, जबकि ठीक हुए मामले 39,42,360। महाराष्ट्र में कुल कोरोना केस 10,97,856 हो चुके हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 5,83,925 मामले हैं। तमिलनाडु में 5,14,208 मामले हैं। कर्नाटक में 4,75,265 मामले हैं और उत्तर प्रदेश में 3,24,036 संक्रमित दर्ज हो चुके हैं। एक अच्छी बात यह है कि भारत में अब तक कुल टेस्टिंग 5,94,00,000 से ज्यादा हो चुकी है और 15 सितंबर को 11 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हुई। लेकिन भारत में कोरोना के सक्रिय केस जहां बड़ी तादाद में है, वहां के हालात चिंताजनक हैं। कुल सक्रिय केसों का 48.5% सिर्फ 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। 24.5% सक्रिय केस देश के 6 राज्यों में। ये राज्य हैं यूपी, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल और तेलंगाना। जबकि 22% से ज्यादा सक्रिय केस 11 राज्यों से हैं। ये हैं दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल, एमपी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और बिहार। कोरोना के ये आंकड़े चुनौती भरे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि भारत में कोरोना से लड़ाई मजबूत है, जबकि विपक्ष कोरोना विस्फोट को लेकर सरकार को घेर रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन गया महाराष्ट्र का बुल्ढाना है। बुल्ढाना के नदी नाले उफान पर हैं और वहाँ के एक गांव का तालाब बारिश से लबालब भरा, तो लोग आ गए सैर सपाटे के लिए। जैसे कोरोना की मार पड़ी ही ना, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ एग्जाम में रट कर पास होने वाली एक थ्योरी भर हो, जैसे कोरोना का डर एक छलावा भर हो। सब मुतमईन हैं, बेफिक्र हैं, शायद देश की सरकार भी बेफिक्र है। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की अब तक की तादाद 50 लाख की सीमा को लांघ चुकी है, लेकिन सरकार कह रही है कि देखो ना, हम कोरोना से कितनी मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, एक फाइटर की तरह। हाँ, सरकार के पास आंकड़े हैं, वजह हैं। कोरोना का रिकवरी रेट यानी ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 78.53% है, जो कि बेहतरीन है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 1.63%, यानी एक लिहाज से बेहद कम है। संक्रमण के दोगुना होने की दर 40 दिन से ज्यादा है। लेकिन इस तरह ये जो आंकड़े परेशान करते नहीं दिखते, उनकी असल गिनती डराती है। बुधवार को भारत में सक्रिय मामले 9,95,933 रहे और कुल मौतें 82,066 हो चुकी हैं। बीते एक दिन में कोरोना के मामले 90,123 और एक दिन में हुई मौतें 1,290 हैं। ये सच है कि कोरोना का दुनिया में अभी कोई इलाज नहीं। ये भी सच है कि भारत की इतनी बड़ी आबादी में कोरोना का मामला गंभीर होने से बचा नहीं जा सकता। लेकिन देश का विपक्ष पूछ रहा है कि क्यों न कहें कि कोरोना की लड़ाई के नाम पर सरकार सिर्फ पीठ दिखाती रहे। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए। 21 दिन में कोरोना को हराएंगे, आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा, 20 लाख करोड़ का पैकेज, आत्मनिर्भर बनो, सीमा में कोई नहीं घुसा, स्थिति संभाली हुई है। लेकिन एक सच भी था, आपदा में अवसर, पीएम केयर्स। विपक्ष के इस हमले के बावजूद सोमवार को पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के बाद जब से संसद का सत्र शुरू हुआ, सरकार बता रही है कि जी नहीं, कोरोना के खिलाफ सरकार की लड़ाई को कमतर न आंकें, समस्या बड़ी है, धीरज धरें, सब अच्छा होगा। I take this opportunity to congratulate our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who personally continues to monitor the situation
and provided his leadership, Government of India has initiated a series of actions to prevent entry of the disease and contain it. कोरोना का मामला गंभीर है, लेकिन राजनीति इस पर गंभीर नहीं दिखती। भारत के 50 लाख मामलों में पिछले 12 दिनों में ही 10 लाख नए केस जुड़े हैं। अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां 50 लाख कोरोना के केस पार हुए हैं। भारत में कोरोना के जो करीब 10 लाख सक्रिय केस हैं, उनमें 6% को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। लेकिन पहले से कमजोर स्वास्थ्य सुविधा वाला भारत कोरोना से कितनी भी मजबूत लड़ाई का दावा करे, उसके सामने विकराल संकट खड़ा है। संकट बड़ा है। बुल्ढाना से जाका खान के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना का संकट गंभीर है। हालांकि इस बीच रूस के कोरोना टीके से भारत में जल्दी राहत की उम्मीद बंधी है। भारत में कोरोना के 10 करोड़ टीके बेचने के लिए रूस के रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने डॉक्टर रेड्डीज लैब से करार किया। ये टीका नवंबर तक भारत में आ सकता है। आरडीआईएफ ने रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन के भारत में क्लिनिकल ट्रायल और वितरण के लिए डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी के साथ किताब किया है। समझौते के मुताबिक रूसी कंपनी भारत में डॉक्टर रेड्डीज को 10 करोड़ टीके की आपूर्ति करेगी। आरडीआईएफ के सीईओ किरिल डिमिट्रिव के मुताबिक अगर ट्रायल सफल रहा तो ये टीका नवंबर तक भारत में उपलब्ध हो सकता है। आपको याद दिला दें कि रूस में 11 अगस्त को दुनिया में पहला कोरोना टीका लॉन्च किया गया था, जिसका नाम स्पुतनिक वैक्सीन रखा गया था। और इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।